ओके गाइस, तो अभी हम देखने वाले हैं नॉर्सेट 8 का ये इम्पोर्टेंट सेशन जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर सेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी है, जैसे कि हमने बहुत सारे फादर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसमें हम और आगे पढ़ेंगे और ये ऐसा सेशन है कि जो आप एनी नर्सिंग एग्ज़ाम को क्रैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। Okay, if you are attending of any your classes like that, when you have paid your fees over there, you can see the quality over there and match it with my classes. Okay, not just it's like a कि मैचिंग करवा के ये बताना है कि कोई कैसा पढ़ाता है, बट इसके लिए कि आपको फ्री में भी कभी कभी बार जो है बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी मिलती होती है, पर आपको सच में अपना टाइम देना सीखना पड़ेगा। ओके, तो और अभी से हमारा क्लास रेगुलरली होगा क्योंकि वी आर वेरी क्लोजर टू दी नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन। ओके, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी हमारे पास आ चुका है, आरआरबी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑल आर एग्ज़ाम्स, तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो हम रोज़ जो है सेशन लेने की बिल्कुल ट्राई करेंगे। आप लोग अच्छे से जुड़े हुए रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी मिलती है, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जिसमें नहीं पता चलता, तो डेफिनेटली कमेंट आप कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस सेशन में क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कहीं पे देखी होगी, या फिर कई चीज़ें ऐसी भी है कि जो काफ़ी नई है, जो आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और ज़्यादा पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगी। ओके, चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि ओके, तो अभी जो है हमारे पास एक है स्लिम्स डिजीज़, है ना। तो ये स्लिम्स डिजीज़ जो है, ठीक है, उसको क्या बताते हैं, हम क्या बोलते हैं स्लिम्स डिजीज़ को। तो यू कैन जस्ट सिन लाइक दैट कि ये जो स्लिम्स डिजीज़ है, क्लियर, उसको हम एड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्लिम्स डिजीज़ को? एड्स बोलते हैं। हैव यू नोइंग द फुल फॉर्म रिलेटेड टू एड्स ना? एड्स जो है वो डायरेक्टली नहीं हो जाता है, उसके होने के लिए कंपलसरी हमारे बॉडी जो है उसमें होना चाहिए HIV वायरस प्रेजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अगर ये वायरस प्रेजेंट होता है तभी चांसेस होते हैं एड्स के होने के। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक HIV वाले पेशेंट को एड्स हो ही हो, ठीक है, बट एड्स है तो HIV डेफिनेटली प्रेजेंट है। ओके, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, अभी जो ये HIV और एड्स जो चीज़ें हैं वो RNA वायरस की वजह से होते हैं। कौन से वायरस की वजह से? RNA वायरस, रिबोन्यूक्लिक एसिड की वजह से जो ये होते हैं। इंडिया के अंदर जब कोई पेशेंट को HIV एड्स होता है तो इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो पेशेंट को TB होने के रिस्क रहते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। और अगर पेशेंट डेवलप्ड कंट्री से बिलोंग कर रहा है और उस पेशेंट को HIV एड्स हुआ तो पेशेंट को न्यूमोसिस्टाई जेरोवेसी हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है ना। ओके, चलो, तो पेशेंट को क्या हो जाता है डेवलप कंट्री में? तो पेशेंट को हो जाता है न्यूमोसिस्टाई जेरोवेसी, ठीक है। क्योंकि ये डिजीज़ पे तो अभी फोकस करना चाहिए। CREMS का पेपर आप देख सकते हो, HIV एड्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाल दिए हैं। तो मैं तो यूँ बोलूँगी कि इसके लिए कोई ऑब्जेक्शंस उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
वो एग्ज़ामिनर है वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी फेस कर चुके हैं यहाँ पे गुजरात सिविल की जो एग्ज़ाम थी उसमें। तो आप कोई ऑब्जेक्शन मत दीजिए, आप जो भी है कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए, आप इतने अच्छे से पढ़िए उसको, है ना। तो दैट्स ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता भी चलेगा कि कोई भी टॉपिक को इतना इजीली मत पढ़ो कि सिर्फ आपने पढ़ लिया, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है। जैसे हम कॉलेज करते थे उस टाइम हमको ऐसा लगता था कि हेपेटाइटिस को छोड़ दो, चलो नहीं करना है, मुझे नहीं आता है, तो इट्स ओके, वो फाइन था वहाँ पे। बट यहाँ पे आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि मैं इस टॉपिक को छोड़ दूँ, है ना। आप सिनारियो को देखिए, समझिए, कंपटीशन को देखिए, यह भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्लिम्स डिजीज़ जिसको हम एड्स बोलते हैं, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हड्डियों का ढांचा, दैट कॉल्ड एड्स, ठीक है। हड्डियों का ढांचा जो है उसको हम बोलते हैं एड्स, बिकॉज ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़, क्योंकि इसके होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि हमको कोई भी इन्फेक्शन जो भी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है हमको इजीली लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज अवर इम्यूनिटी इज़ लो, ओके। नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर CD4 सेल्स जो होते हैं उसके काउंट भी लो जाते हैं। हम बता सकते हैं कि ये जो काउंट होता है वो 200 mm/क्यूब जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, इतने जो है वो लो हो जाते हैं, इससे भी कम हो जाता है, ठीक है। और हम चीज़ें यहाँ पे देखें तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट यहाँ पे करवाते हैं। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट इज़ दी कन्फर्मेटिव टेस्ट इन फॉर द एडल्ट पेशेंट, ठीक है। अगर वो एडल्ट है तो ये है, और ये लाइक एंटीबॉडी टेस्ट भी आप बोल सकते हो, इसमें आप देख सकते हो एंटीबॉडी, ठीक है। क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा P24 और PCR टेस्ट की जो जिसमें हम एंटीजन टेस्ट करेंगे, एंटीबॉडी नहीं, तो क्यों, पर हम ये नाम ज़रूर याद रखेंगे कि वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है वो कन्फर्मेटिव टेस्ट है फॉर द एडल्ट पेशेंट, ओके। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज़ अ वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, वो हमारी इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है, डाउन कर देता है। एंड एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ द HIV इन्फेक्शन, ठीक है। अगर आपको HIV हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं ली, ठीक है, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द एडवांस स्टेज, वर्स्ट स्टेज ऑफ द HIV, और वो होता है एड्स, ओके। तो आप कंडीशन को HIV तक भी सीमित रख सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू ओनली, ओके। चलो, हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि HIV किस किस तरीक़ों से ट्रांसमिट होता है। HIV स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, इन्फेक्टेड ब्लड से, ब्रेस्ट मिल्क से, सीमेन से, मतलब कोई भी बॉडी फ्लूइड से, वजाइनल फ्लूइड से हो सकता है। दूसरा एक केस ऐसा भी सामने आया कि जो एक इंसान था, बराबर, वो आया और वो बता रहा है कि उसको HIV एड्स डिटेक्ट हुआ, तो वो किससे मिला, कब मिला, उसने क्या खाया पिया, ये सब कुछ, क्योंकि वो बताता है कि जो मेनली एक सोसाइटी के अंदर मिथ है कि जिस भी पेशेंट्स को HIV है मीन्स कि उसके मल्टीपल इंटरकोशियल्स जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं, दैट इज़ वन लाइक अ मिथ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो वो पेशेंट बताता है और उससे डिटेक्ट होता है कि उसने एक जगह से पानी पूरी खाई थी और वहाँ पे उस इंसान को, वो भैया जो पानी पूरी बना रहे थे, उसको उस दिन कट लगा था, ब्लीडिंग हो रहा था, फिर भी उसने ऐसे ही हाथों से पकौड़ी बनाई और सबको बेची, ठीक है। जितने भी लोगों ने खाई वो सबको ढूंढना पड़ेगा उस दिन, क्योंकि वो खुद पानी पूरी वाला भैया HIV वाला था पॉजिटिव, इसकी वजह से इनको भी हुआ, समझ आ रहा है। तो वो सारे इंसान को अभी हमको ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। नया और एक हम देखें केसेस जो अभी सामने आया है, वो है एक स्कूल के स्टूडेंट्स के, जो हायर क्लास फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, हायर क्लास स्कूल्स में पढ़ते हैं, और वो सारे के सारे बच्चे जो है वो HIV एड्स पॉजिटिव आए, ठीक है। जब पता चला कि ये सारे स्कूल के बच्चे, यही स्कूल के बच्चे क्यों पॉजिटिव मिले हैं, तो तब यूँ पता चलता है कि वो लोग ड्रग अब्यूजिंग का यूज़ करते थे, मतलब कि वेन से ड्रग लेते थे, और उसकी जो निडल्स थी, सब लोग नशे में कुछ पता नहीं चलता है कि किसकी जो है दवाई कौन सी निडल से किसको लगी जा रही है, तो वो लोग वही एक ही निडल से सब लोग
जो है वो दवाई लेते होगे, ठीक है। तो इसी वजह से वो सबको जो है वो HIV एड्स हुआ, क्योंकि कोई एक को ज़रूर पहले से पॉजिटिव रहा होगा। तो ये सारी सिचुएशंस भी अभी सिनारियो में है। दूसरा रिसर्च ये भी बता रहा है कि वैक्सीन HIV की भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। दूसरा देखो, HIV स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमेन एंड वजाइनल फ्लूइड्स। HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम मदर टू हर बेबी, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो हम बोलते हैं मदर से बेबी, वो भी पॉसिबल है। HIV इज नॉट स्प्रेड बाय किसिंग, हग और शेयरिंग फूड, ठीक है। हाँ, बट इसमें बोल सकते हैं आपको अगर कोई ओरल अल्सर्स या कुछ हुआ है और तभी ये जो किसिंग सीन होता है, तो इट विल बी चांसेस कि HIV ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। HIV इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर, और इसी के लिए यूज़ करने को बोलते हैं आपको लाइक अ कॉन्डम, है ना। तो ये कॉन्डम इज़ लाइक अ बैरियर मेथड। ये कैसी मेथड है हमारी? बैरियर मेथड, जो कॉन्ट्रासेप्शन में भी हेल्प करेगी और STI में भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ट्रांसमिट नहीं देने में भी ये हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये यूज़ करने में भी हम समझाते हैं। हाउ HIV इज ट्रीटेड? HIV को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? HIV कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड विथ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये ट्रीटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। विथ ट्रीटमेंट मोस्ट पीपल विथ HIV कैन लाइव अ हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ। ये ट्रीटमेंट के साथ कई HIV वाले पेशेंट हैं जो अपनी हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ को जी भी रहे हैं। देयर इज़ करंटली नो क्योर फॉर HIV। अभी ऐसा करंटली कुछ मिला नहीं है कि जो पूरी तरीके से इसको क्योर कर सके, बट हाँ वैक्सीन और सब मिल रहा है और इतने ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं तो इस पर रिसर्च अच्छा खासा होगा और समय जाते जो इसमें भी हमको सब कुछ क्योरेबल देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स ऑफ HIV, मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस शॉर्ट फ्लू लाइक illness 2 to 6 weeks after HIV infection. Untreated HIV can cause weight loss. अगर आपने HIV वाले पेशेंट को ट्रीट नहीं किया है या अभी तक वो आपके जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि वो सेंटिनल सर्वेलेंस में रहता है, वो खुद किसी के सामने नहीं आता, ना आप कम्युनिटी में जाके भी उसको ढूंढ पाते हो क्योंकि वो छुप जाता है, हिडन केसेस है ना। तो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो उसका वेट लॉस होगा, उसको डायरिया होगा, वीकनेस एंड फीवर लगेगा। HIV कैन ऑल्सो कोज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज उसको कन्फ्यूज़न, फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को भूल जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, जिसकी 3 क्लासिकल साइन होती है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, एंड वर्थलेसनेस। ठीक है, इसको क्या लगता है कि ना मुझे कोई मदद करेगा, ना मुझे अब कोई आशा है जीने की उम्मीद है, या फिर ना अब मेरी कोई कीमत है। ये डिप्रेशन का है और डिप्रेशन वाला पेशेंट खास करके सुसाइडल टेंडेंसी भी करता है और इसी को रोकने के लिए हम ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी देते हैं पेशेंट को। एंग्जाइटी एंड डिफ़िकल्टी वॉकिंग भी लगता है। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम HIV। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे कि आपको HIV ना हो? यूज़ कॉन्डम्स जो एक बैरियर मेथड है, एंड और डेंटल डैम्स एवरी टाइम यू हैव इंटरकोर्स। डोंट शेयर निडल्स, यूजेबल निडल्स को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड हैव HIV, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको पहले से ही HIV है, टेक मेडिसिन टू रिड्यूस द चांस दैट योर बेबी विल गेट HIV। आप ऐसी मेडिकेशन लेना चालू कर दीजिए जिससे जो HIV है वो आपके बेबी में एटलीस्ट ट्रांसमिट ना हो पाए। HIV एड्स जो 1 दिसंबर के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें रेड रिबन का यूज़ होता है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें पिंक रिबन का यूज़ होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है आपको HIV एड्स का बोले तो उसमें रेड रिबन आएगा और ये डे 1 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इन पीडियाट्रिक P24 एंटीजन PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज्ड चेन
रिएक्शन, ठीक है। और ये जो टेस्ट है वो एंटीजन वाले हैं क्योंकि वो बच्चों में होगा। नेवर डू एंटीबॉडी टेस्ट इन चाइल्ड बिकॉज एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो मदर की वजह से जो है झूठा भी आ सकता है, इसलिए ये नहीं करते बच्चों में। फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब बिकॉज मदर की एंटीबॉडी बेबी में है, ठीक है, क्योंकि मदर के थ्रू बेबी को पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ठीक है। और इसकी वजह से अगर आप वेस्टर्न ब्लॉट करोगे तो बेबी को एड्स नहीं होगा तो भी आएगा, क्योंकि वो वेस्टर्न ब्लॉट में एंटीबॉडी टेस्ट देखते हैं। पीसीआर और P24 में आप देखते हो वो एंटीजन करते हो, तो एंटीजन छोटे बच्चों में होता है, इसलिए पीडियाट्रिक में वो होता है, जबकि बड़ों के अंदर वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटिव टेस्ट है HIV एड्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों में ओनली एंटीजन टेस्ट ही करते हैं, ठीक है। बच्चों में ओनली एंटीजन टेस्ट ही हम करते हैं, है ना। फिर क्या बताया आपको, देखो कि एड्स में डिलेड इम्यूनिटी जो है लॉस होती है, और सेलुलर इम्यूनिटी हम अगर बोले तो एक होता है उसमें T सेल, एक होता है B सेल। T सेल जो है वो डिलेड इम्यूनिटी है इन एड्स अफेक्टेड, जो एड्स में अफेक्ट होती है, इसलिए तो यहाँ पे बोला है कि एड्स में डिलेड इम्यूनिटी लॉस होती है, क्योंकि उसमें T सेल का ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और T सेल इज फॉर द डिलेड इम्यूनिटी इन एड्स अफेक्टेड, एंड B सेल इज अक्यूट इम्यूनिटी एंड इट्स ऑल्सो नॉन एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इसको सेल्युलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं सेफ्टी को, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट थिंग है ब्लैक सिकनेस। ब्लैक सिकनेस हम बोलते हैं काला अजहर को, ठीक है। बॉडी पूरी जो है इसमें काली हो जाती है, ब्लैक सिकनेस हम बोलते हैं काला अजहर को, और इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी जो है वो काली हो जाती है। काला अजहर ऑल्सो नॉन एज द विसरल लेशमैनियासिस, ठीक है। विसरल लेशमैनियासिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, जो है लाइफ थ्रेटनिंग को हम बोलते हैं फटल, या फिर जिसमें इजीली डेथ हो जाए वैसे डिजीज, ओके। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है कोज्ड बाय अ पैरासाइट की वजह से, दैट्स ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाइज। तो इसमें कितनी सारी चीज़ें याद रखनी है कि काला अजहर, ब्लैक सिकनेस ऑल्सो नॉन एज द विसरल लेशमैनियासिस, और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो पैरासाइट से कोज होती है, और वो ट्रांसमिट सैंड फ्लाइज से होती है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये होने से फीवर, वेट लॉस एंड एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन देखने को मिलता है। जब स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे स्प्लेनोमेगाली, और अगर लीवर का एनलार्जमेंट होगा तो हम क्या लीवर मेघाली बोलेंगे, नहीं, हेपेटोमेगाली। क्लियर। चलो सिम्टम्स देखो कौन से देखने को मिलते हैं ब्लैक सिकनेस एंड काला अजहर में। इरेगुलर फीवर दैट डोंट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स, इरेगुलर फीवर पैटर्न, और उसमें एंटीबायोटिक्स को इफेक्ट ही नहीं करेंगी, एंड एंटी मलेरियाज लाइक सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये भी देखने को मिलता है कि मलेरियाज लाइक सिम्टम्स किस में देखने को मिलते हैं। वेट लॉस होगा, स्वलन स्प्लीन एंड लीवर, स्प्लेनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, सीवियर एनीमिया, स्किन दैट्स ड्राई, थिन एंड स्कैली, ग्रेज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑन हैंड्स, फिट एब्डोमेन एंड फेस। इसका ट्रांसमिशन जो है वो किस तरीके से होता है, सैंड फ्लाइज। तो सैंड फ्लाइज इज द फीमेल सैंड फ्लाइज, एसोसिएटेड विथ माल न्यूट्रिशन अगर है, पुअर हाउसिंग है, एंड वीक इम्यून सिस्टम्स है, उसमें इजीली होता है। लिंक्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक डिफोरेस्टेशन अगर हुआ, सारे जंगल को काट दिए गए क्योंकि अर्बनाइजेशन करना है तो भी होगा, और अर्बनाइजेशन ये तो रीज़न ही है डिफोरेस्टेशन का, ये सब की वजह से भी होता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम, ये ज़रूरी है कि हमको ये याद हो कि हम पढ़ क्या रहे। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लैक सिकनेस की, जिसी को हम जो है वो काला अजहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि विद एडिक्वेट थेरेपी पेशेंट सोज इम्प्रूवमेंट विद इन अ वीक। अगर आप सच में एडिक्वेट थेरेपी दे रहे हो तो वीक के अंदर, विद इन अ वीक के अंदर पेशेंट जो है उसके सिम्टम्स जो है वो बेटर होना चालू हो गए। कंप्लीट हेमेटोलॉजिकल रिकवरी यूजुअली अकर्स इन 4 to 6 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। रिलैप्स आर रेयर, मतलब कि एक बार अगर ये पूरी तरीके से मिट चुका है, आप अच्छे हो चुके हो ब्लैक सिकनेस काला अजहर से,
तो आपको फिर से ये हो, इसके चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं। इसको रिलैप्सिस बोलते हैं। एक बार मिट जाने के बाद, रिकवर हो जाने के बाद फिर से इसके सिम्टम्स देखने को मिले, ये बहुत रेयर है। इसका प्रिवेंशन जो है यूज़ ऑफ इंडोर रेजिडुअल इंसेक्टिसाइडल स्प्रेइंग करवा के, हैज़ रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ द वेक्टर सैंडफ्लाइज का रिड्यूस करवा के भी आप कर सकते, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमेनियासिस PKDL, पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमेनियासिस, क्योंकि विसरल लेशमेनियासिस इसका दूसरा नाम था, इज अ स्किन डिजीज या स्किन कंडीशन दैट में अपीयर मंथ्स और ईयर आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर VL, ठीक है। ये जो विसरल लेशमेनियासिस है उसके ट्रीटमेंट के बाद भी कोई महीनों तक या सालों तक भी ये जो है वो स्किन की कंडीशन वर्स्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्किन को धीरे धीरे रिकवर होने में, उसका कलर चेंजेस हुआ है तो नॉर्मल होने में वक्त लगता है। पीपल विथ बोथ VL, अगर उसको विसरल डिजीज़ ये भी डिजीज़ है, ठीक है, और साथ में उसको जो है HIV भी है, आर पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी टू क्योर, तो ये दोनों कंडीशन जब साथ में है तो इनको जो है वो क्योर करना मुश्किल होता है। HIV तो क्योर नहीं है, बट इसको क्योर करना भी HIV के साथ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लिवर का एनलार्जमेंट आपको दिखाया है और ये स्प्लीन का एनलार्जमेंट आपको दिखाया है, और ब्लैक सिकनेस काला आजार में अपीयरेंस कुछ पीपल का इस तरीके का दिखेगा। अच्छे से देखो, माइंड में फिक्स करो किस तरीके का दिखता है और क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। विसरल लेशमेनियासिस के साथ आप HIV को जो है इजीली क्योर नहीं कर पाओगे, ओके। चलो, काला आजार और विसरल लेशमेनियासिस अ डेडली डिजीज, लार्ज स्प्लीन और लीवर की वजह से उसका एब्डोमेन देखो, और इसकी वजह से इसमें ऑब्वियसली जो है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस भी चेक किया जाता होगा, है ना। और देखो इस तरीके से पूरा देखने को मिलेगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा ब्लैक कलर में, है ना। तो इसलिए बोला कि ये जो कंडीशन है स्किन के ऊपर, फिर ये कंडीशन ऐसी तो है नहीं कि वीक्स के अंदर ठीक हो जाए, काफ़ी महीने और काफ़ी साल लग सकते हैं इसको ठीक होने में, ठीक है। अभी है ब्लैक डेथ, हमने ब्लैक सिकनेस पढ़ा, काला आजार ब्लैक डेथ है, प्लेग ये महामारी थी। सबसे पहली क्वारंटाइन की जो प्रोसेस है ये इसके लिए ही यूज़ की गई थी, प्लेग के लिए, जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं, और इसी को जो है हम महामारी के नाम से भी जानते हैं। Black sickness is a common name for visceral leishmaniasis, disease caused by the leishmania parasite. It's also known as the काला आजार, ओके फिर से है तो थोड़ा देख लो, which is a Hindi word, it means black disease. Symptoms is may fever, weight loss, fatigue, anemia, swollen skin discoloration, hair loss, dry scalp skin, ये सब फिर से उसी के बारे में, काला आजार के बारे में, प्लेग के बारे में नहीं है, ठीक है। वो आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी ये भी देख लो, दैट इज़ वन इज़ ए प्लेग, ये है प्लेग हमारा। इसमें देखो किस तरीके एक्रेल गैंग्रीन, उसकी फिंगर्स देखो, यहाँ पे बिबोज कैसे देखने को मिलते हैं, वो पूरा स्किन के ऊपर ऐसा बोलते हैं ना बल्जिंग लाइक या बलूनिंग लाइक देखने को मिलता है, वो पूरा देखो। तो इस तरीके भी प्लेग के अंदर देखने को मिलता है जो ब्लैक डेथ है, ठीक है। एक महामारी थी जिसके लिए क्वारंटाइन सबसे पहले यूज़ किया गया था। ट्रांसमिशन इसका है VL इज ट्रांसमिशन बाय द बाइट ऑफ द फीमेल सैंडफ्लाई फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपस. It is endemic to Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and West Bengal. Treatment is the VL is treated with antimony containing compounds such as urea, stibamine, carbostibamide. Without proper diagnosis and treatment, visceral leishmaniasis is associated with high fatality. Other names है इसका VL is known as the black fever, visceral leishmaniasis, डमडम फीवर, इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं। किसको? काला आजार की बात हो रही है, ये है ना। इट्स सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर इन दी वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। अभी ये सेरेब्रोस्पाइनल फीवर, मगज का बुखार बोलते हैं ना जिसको, तो वो है ये, और इसके लिए इसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी बोला जाता है, जिसकी वजह से इसमें इंट्राक्रेनल जो प्रेशर होता है ब्रेन का वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फीवर, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, इसमें ICP बढ़ जाता है। मेनिंजाइटिस, infection and inflammation of the brain and spinal cord covering. meninges ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करता है, इसके लिए बोला कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड कवरिंग meninges. ऑल्सो क्योंकि itis इज वर्ड फॉर द यूजिंग लाइक सफिक्स, जहाँ पे भी itis आता है इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा।
also known as spinal fever, brain fever, cerebrospinal fever, okay, is an inflammation of the membranes that surround the brain and spinal cord. It can be caused by bacteria की वजह से, viruses, fungi, parasites and non-infectious conditions. Symptoms इसमें देखने को मिलता है फीवर, कोई भी इन्फेक्शन हो उसकी कार्डिनल साइंस ही फीवर है, इसके लिए फीवर देखने को मिलेगा. सीवियर हेडेक होगा क्योंकि ब्रेन के रिलेटेड है, और जब भी आईसीपी इंक्रीज होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो भी हेडेक होगा. नेक्स्ट स्टिफनेस लगेगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड लाइट सेंसिटिविटी की, जिसको आप फोटोफोबिया बोल सकते हो. ठीक है, तो ये भी हमको देखने को मिलता है. टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस एंड एक है क्रॉनिक मेनिंजाइटिस. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन बी डेंजरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग. वायरल मेनिंजाइटिस मोर कॉमन दैन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड यूजुअली माइल्ड एंड क्विक टू हील. माइल्ड होता है और जल्दी से हील भी हो जाता है, मोस्ट कॉमन भी है, और फर्टिलिटी के चांसेस, मतलब कि मरने के चांसेस वायरल मेनिंजाइटिस में कम है. क्रॉनिक मेनिंजाइटिस स्प्रेड्स अमंग पीपल इफ इट इज़ बैक्टीरियल. ट्रीटमेंट क्या है मेनिंजाइटिस की, तो ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व एंटीबायोटिक्स. वायरल मेनिंजाइटिस है तो हम एंटी वायरल देंगे, में इन्वॉल्व मेडिकेशन इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस, मीन्स की एंटी वायरल. ट्रीटमेंट फॉर अदर टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व फ्लूइड्स एंड स्ट्रेंथन दी बॉडी. प्रिवेंशन कैसे करोगे, तो आप गेटिंग वैक्सीनेटेड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेज टू प्रिवेंट द मेनिंजाइटिस. व्हेन टू सीक मेडिकल केयर, आपको मेडिकल केयर कब लेनी है इसके अंदर, इफ़ यू थिंक यू हैव मेनिंजाइटिस, अगर आपको लगता है कि आपको मेनिंजाइटिस हुआ है, गो टू द ER इमिडिएटली. ER का मतलब है आपका इमरजेंसी रूम. प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब अगर आपको एक बार मेनिंजाइटिस हो जाता है तो आपके अच्छे होने के चांस कितने रहते हैं. मोस्ट पीपल मेक अ फुल रिकवरी फ्रॉम मेनिंजाइटिस. बहुत सारे पीपल हैं जो मेनिंजाइटिस से भी रिकवरी कर ले चुके हैं, बट इट कैन समटाइम्स कोज सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. कभी कभी ये सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी देखने को मिल सकती है, जिसमें डेथ या फर्टिलिटी देखने को मिले. ओके, नेक्स्ट है ब्रेकबॉर्न फीवर, जिसको हम डेंगू बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार. जब डेंगू होता है, जो हमारी सारी हड्डियाँ वो इस तरीके से दुखेगी जैसे हमारी हड्डी को कोई ब्रेक कर रहा हो, हड्डी तोड़ बुखार, इसीलिए इसको बोला गया है डेंगू को ब्रेकबॉर्न फीवर. ठीक है, चलो. डेंगू जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज की वजह से रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसमें ड्रामेटिक बॉन पेन लगेगा, ब्रेकबॉर्न फीवर बोलेंगे. सैडल बैक पैटर्न, सेवरल डेज ऑफ फीवर देखने को मिलेगा, पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगा, फॉलोड बाय सेवरल डेज ऑफ रिज्यूम्ड सिम्टम्स देखने को मिलेगा. थोड़े दिन ऐसा रहेगा कि हमको लगेगा जैसे डेंगू मिट चुका है, और फिर से जो है इसके सिम्टम्स तो हो गए. डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है, तो कोज बाय सेरोटाइप 2 मोस्ट कॉमनली, और इसमें टूनिकेट टेस्ट भी करते हैं इसमें हेमरेजिक फीवर में, और ब्लीडिंग होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हाई मोटिलिटी. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो है वो प्लेटलेट्स के काउंट जो है वो डाउन हो जाएंगे. ठीक है, चलो. अभी है मंकी फीवर, इसको बोलते हैं हम KFD, मीन्स की क्यासानोर फॉरेस्ट डिजीज. ठीक है, नॉट अ KFC, इट्स अ KFD जो है मंकी फीवर जिसको बोलते हैं, मतलब कि बंदर से होने वाली, जिसको हम क्यासानोर फॉरेस्ट डिजीज भी बोलते हैं. ये देखो क्या है इसके अंदर, क्यासानोर फॉरेस्ट डिजीज, KFD वायरस इकोलॉजी, हार्टिक हिमोफाइसालिस स्पाइना ज़ेरा is the reservoir and vector of Kyasan or forest disease virus KFDV. Once infected ticks remain so for life are able to pass. एक infected tick जो एक बार infected हो चुका है तो पूरी लाइफ तक able to pass KFDV, पूरी लाइफ तक जो है ये Kyasan और forest disease virus को ट्रांसमिट कर सकता है टू ऑफस्प्रिंग वाया द एग, उसके जो है एग के थ्रू. ट्रांसमिशन ऑफ Kyasan और फॉरेस्ट डिजीज वायरस टू ह्यूमंस में अकर आफ्टर अ टिक बाइट. ठीक है, ह्यूमन को कैसे लगेगा, टिक बाइट की वजह से और कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल या इन्फेक्टेड एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में आने से. मोस्ट कॉमनली सिक और रिसेंटली डेड मंकी
ठीक है। और मोस्टली जो मंकीज मर चुके हैं उसके अंदर ये होगा तो भी देखने को मिलेगा। नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हैज़ बिन डिस्क्राइब। इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है KFD में कि जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट किया हो मंकी डिजीज़ का। ह्यूमन केसेस अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन ड्रायर मंथ्स, मतलब कि नवंबर टू जून एंड इन साउथ वेस्ट एंड साउथ इंडिया। ये देखो उसकी साइकिल किस तरीके की है कि ये एडल्ट है टिक, उसमें से एग, उसका लार्वा और उसका निम्फ, और ये चूहा उसमें गया, फिर ये बंदर में गया। मंकी एंड स्मॉल ममाल्स आर कॉमन होस्ट ऑफ कैसानर फॉरेस्ट डिजीज वायरस। इन्फेक्शन विथ कैसानर फॉरेस्ट डिजीज वायरस कैन कोज एपिजोटिक्स विथ हाई फर्टिलिटी इन प्राइमेटिव। जो लार्ज एनिमल्स है एज कैटल, ठीक है, मतलब कि काउ, बफेलोज, ये सब जो है गॉड्स है, और सिप में बिकम इन्फेक्टेड विथ कैसानर फॉरेस्ट डिजीज। इनको भी ये डिजीज़ हो सकता है, बट प्ले अ लिमिटेड रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज टू ह्यूमंस। बट इनमें अगर हुआ तो भी ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट करने का जो रोल है KFD का वो बहुत ही लो रखते हैं। लोकल रेसिडेंट्स विजिट द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। यहाँ के लोकल रेसिडेंट जो है वो जाएंगे फायरवुड को कलेक्ट करने के लिए। एंड कैन बी इन्फेक्टेड थ्रू टिक बाइट्स, और ये टिक बाइट से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इनको मंकी डिजीज़ या KFD हो सकता है। पीपल विथ रिक्रिएशनल ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू रूरल एंड आउटडोर सेटिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर हंटर करने जाता है कोई फार्मर है, पीपल मेकिंग चारकोल इन कर्नाटका स्टेट एंड साउथ इंडिया आर पोटेंशियली एट रिस्क फॉर द इन्फेक्शन। ठीक है, जो जंगल में ज़्यादा काम भी करते होते हैं उनको भी ये जो है मंकी डिजीज़ या कैसानर फॉरेस्ट डिजीज़ हो सकता है। अभी है 5th डे फीवर, जिसको बोला जाता है ट्रेंच फीवर। क्या बोलते हैं 5th डे फीवर को? ट्रेंच फीवर। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। 5th डे फीवर को ट्रेंच फीवर क्यों बोलते हैं? ट्रेंच फीवर ऑल्सो कॉल्ड द 5 डे फीवर इज अ लाउज बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। जुए, ये लाउज बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है, कोज्ड बाय द बैक्टीरिया बार्टोनेला क्विंटाना। क्या है ये? बार्टोनेला क्विंटाना। कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ फीवर लास्टिंग अराउंड 5 days, often accompanied by the headache, muscle pain and rest, primarily transmitted through the contact with the feces। ठीक है, ये मोस्टली किससे कांटेक्ट में आने से होता है? तो feces के कांटेक्ट में आने से ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी लाइस। इट वॉज पर्टिकुलरली प्रिवेंट अमॉन्ग सोल्जर्स इन World War I, और ये जो है वो मोस्टली देखने को मिलेगा World War I के अंदर। ठीक है, ड्यू टू ट्रेंच वारफेयर कंडीशन। पॉजिटिव एजेंट है बार्टोनेला क्विंटाना बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होता है। ट्रांसमिशन थ्रू कांटेक्ट विद फिसीज फ्रॉम इन्फेक्टेड बॉडी लाइज, जो बॉडी की लाइज है उसका फिसीज कांटेक्ट आने से। यूजुअली व्हेन स्क्रैच्ड इनटू द स्किन, व्हेन आप स्क्रैच करते हो स्किन को और फिर वो जो है ये लाइज वो इन्फेक्ट होती है, वो वहाँ पे अपना स्टूल या वो सब पास करते हैं फिसीज और कांटेक्ट में आती है। सिम्टम्स है हाई फीवर लास्टिंग 5 to 6 days, सीवियर हेडेक, मसल पेन पर्टिकुलरली इन द सिंस, मलेज होना, ओकेजनल रेसेस देखने को मिलना, और स्प्लिन का एनलार्जमेंट मतलब कि स्प्लेनोमेगाली भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप 5th डे फीवर या ट्रेंच फीवर का? तो ब्लड कल्चर्स, सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्टिंग। ट्रीटमेंट इसमें हम करेंगे एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, बिकॉज जो है इसमें हमको बैक्टीरिया देखने को मिलता है बार्टोनेला क्विंटाना बैक्टीरिया, तो इसी के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स डॉक्सीसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ही देंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो नेम ट्रेंच फीवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स हाई प्रिवेलेंस अमॉन्ग सोल्जर्स के अंदर प्रिवेलेंस देखने को मिला लिविंग इन ट्रेंचेस ड्यूरिंग World War I ड्यू टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन प्रैक्टिस। उनका हाइजीनिक प्रैक्टिस अगर अच्छी रही होगी। केसेस ऑफ ट्रेंच फीवर आर नाउ मच लेस कॉमन, उसकी वजह से जो केसेस है अभी ये जो ट्रेंच फीवर के 5th डे फीवर के वो बहुत कम है, बट कैन स्टिल अकर इन पॉपुलेशन। बट अभी भी पॉपुलेशन में देखने को तो मिलता है विथ पुअर हाइजीन, जिनका हाइजीन अच्छा नहीं होता है, और हाई लाउस इन्फेस्टेशन कि जहाँ उनकी बॉडी पे आप जहाँ पे भी देखो बहुत सारी जुएँ हैं, तो इसमें भी देखने को मिल सकता है। दैट इज़ वन इज द ट्रेंच फुट। आर्मी के अंदर बोला ही था सोल्जर्स में World War I में, तो देखो, और ये आपका ट्रेंच फीवर का बोल सकते हैं हम।
क्विंटाना जो है बराबर बार्टोनेला क्विंटाना बैक्टीरिया है ये, और प्रिवेंट इट कीप इट ड्राई एंड क्लीन, ये हो सकता है ट्रेंच फुट। 5th डे फीवर, अभी है 5th डिजीज, अभी तक हमको पूछा 5th डे फीवर, अभी ये 5th डिजीज जिसको बोलते हैं इरिथेमा इन्फेक्शियोजम ड्यू टू द ह्यूमन पर्वोवायरस B19। ओके, B19 की वजह से जो ये होता है 5th डिजीज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथेमा इन्फेक्शियोजम। अगर 5th डे फीवर बोला होता तो ट्रेंच फीवर World War I के अंदर वो ज़्यादा देखने को मिला। 5th डिजीज इरिथेमा इन्फेक्शियोजम ड्यू टू ह्यूमन पर्वोवायरस B19। 5th disease, also known as the erythema infectiosum, is a mild viral infection that caused a red rash on the faces। उसका पूरा फेस जो है वो रेड रेड देखने को मिलेगा, और इट्स कोज्ड बाय पर्वोवायरस B19, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। सिम्टम्स इसके अंदर रेड रैश ऑन द फेस दैट लुक्स लाइक अ स्लैप्ड चेक, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा हो उस तरीके का जो है पूरा फेस दिखेगा आपका इसके अंदर। रेस ऑन द आर्म्स, ट्रंक, बटक्स और थाई, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, सॉर थ्रोट, कंजेशन, रनी नोज जिसको हम बोलते हैं राइनोरिया, कफ, नोजिया और डायरिया, जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस इन एडल्ट्स। ट्रांसमिशन जो है इसका इरिथेमा इन्फेक्शियोजम है ना, यस, इरिथेमा इन्फेक्शियोजम, उसका जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स सच एज सलाइवा, स्पूटम, नेजल म्यूकस से हो सकता है। स्प्रेड बाय टचिंग एन आइटम दैट हैज़ द वायरस ऑन इट, और ऐसी कोई भी आइटम जिस पे ये वायरस प्रेजेंट है आप उसको अगर टच करते हो तो भी आपको हो सकता है। स्प्रेड फ्रॉम अ प्रेग्नेंट पेरेंट टू द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, पेरेंट्स की वजह से भी बेबी में हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, इरिथेमा इन्फेक्शियोजम जो 5th डे डिजीज है, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर 5th डिजीज। इन मोस्ट केसेस इट इज़ अ माइल्ड इलनेस दैट क्लियर्स अप ऑन इट्स ऑन, और ये ऐसा है कि जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। यूजुअली किड्स विद 5th डिजीज, अगर बच्चों में ये होता है तो फील ओके एंड जस्ट नीड टू रेस्ट, बच्चों में कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कंप्लीट बेड रेस्ट कराओ, रिकवरी आ जाएगी। रिस्क फॉर प्रेग्नेंट वुमन, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में हुआ तो 5th डिजीज कैन बी सीरियस फॉर सम पीपल हु आर प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट के अंदर ये थोड़ा सा सीरियस है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हो एंड हैव रीज़न टू बिलीव दैट यू हैव और हैड 5th डिजीज, और अगर आपको लगता है कुछ भी कि आपको 5th डे डिजीज इरिथेमा इन्फेक्शियोजम है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्पीक विथ योर डॉक्टर, तो आपको ये ज़रूर अपने डॉक्टर को बताना है। देखो ये 5th डिजीज इरिथेमा इन्फेक्शियोजम किस तरीके से देखने को मिलता है। लेट्स सी रेस्ट ऑफ दिस चिक। अभी है 8th डे फीवर जिसको हम टिटानस नियोनेटोरम बोलते हैं, ठीक है, ये जो है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी बैक्टीरिया से होता है, जिसको हम 8th डे फीवर बोलते हैं। इफ़ कोड कटिंग सही नहीं हुआ डिलीवरी के टाइम, कोड कटिंग सही नहीं हुआ, स्टेराइल 5C, जब ये होम डिलीवरी होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती है, तब ये स्टेराइल टेक्निक का तो छोड़ो, क्लीन टेक्निक का भी कोई यूज़ नहीं होता है, और उसके दरमियान जो आपको होम डिलीवरी में 5C का यूज़ करना सिखाया गया था, अगर वो आपने अच्छे से नहीं किया तो बच्चे में जो है टिटानस नियोनेटोरम हो जाता है, ठीक है। तो 5CS मेंटेन नहीं हुए ड्यूरिंग द होम डिलीवरी के टाइम, तो बच्चे को टिटानस हो जाएगा। टिटानस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 8 to 10 डेज होता है। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वो चीज़ है कि आपको अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे आया, आपको लगा एंटर हुआ आपकी बॉडी में, तब से लेके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने तक का टाइम, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंटर होने से लेके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जब देखने को मिलते हैं उसका टाइम, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इंक्यूबेशन पीरियड टिटानस मतलब कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी का होता है 8 to 10 डेज। 8 डेज पे बच्चे पे साइन आ जाएगा, ये डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटर होने से 8वें दिन तक जो इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है, टिटानस का। इसीलिए इसे 8 डे फीवर बोलते हैं, और इसीलिए इसको 8 डे फीवर बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये जो 5C है ना, अभी उसमें 6C हो गए, जैसे कि क्लीन हैंड होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6 क्लीन्स फॉर सेफ बर्थ, क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन मदर होनी चाहिए, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कोड कटिंग, क्लीन कोड टाइंग, जो थ्रेड यूज़ करते हैं इसके अंदर तो वो होनी चाहिए, एंड क्लीन कोड केयर होना चाहिए, ठीक है।
एन 8-day फीवर इन अ न्यूबॉर्न पर्टिकुलरली विथ सिम्टम्स लाइक मसल स्टिफनेस, इसके अंदर सारे मसल्स स्टीफ हो जाएंगे और स्पाजम देखने को मिलेगा. कुड इंडिकेट नियोनेटल टिटानस या नियोनेटल टिटानस. ओके, टिटानस नियोनेटम या कुछ भी आप बोल सकते हो. सिम्टम्स टिपिकली अपीयर अराउंड 7 to 8 days, जिसके अंदर इसके सिम्टम्स 7 to 8 days पे जरूर सोइंग होते ही है आफ्टर बर्थ ड्यू टू इन्फेक्शन. बर्थ के 8 दिन में क्योंकि उसको इन्फेक्शन लगा है अम्बिलिकल कोड की वजह से, ऑफन कोज्ड बाय पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग डिलीवरी. दिस इज कंसिडर्ड मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. इसका ऑनसेट क्या है? तो सिम्टम यूजुअली स्टार्ट्स बिटवीन 3 and 14 days आफ्टर बर्थ. बर्थ के 3 दिन से आना चालू होता है, पर सोइंग होना लगभग 14 days तक हमको मिल सकता है इसका, विद द मोस्ट कॉमन टाइम बीइंग अराउंड डे 7 to 8. इसके लिए इसको 8-day डिजीज बोला गया है. कोज है कोज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी की वजह से ये जो है ना, तो देखने को मिल सकता है. एंटरिंग द बॉडी थ्रू एन इन्फेक्टेड अम्बिलिकल स्टम्प. सिम्टम्स है डिफिकल्टी इन फीडिंग, आपको निकलने में तकलीफ होगी, स्वेलोइंग में, जिसको हम डिस्पेजिया बोलते हैं. ठीक है, और मसल स्टिफनेस स्पेशली इन दी जो, ये जो के जो मसल्स है वो स्टीफ हो जाएगा और इसकी वजह से इसमें डेविल स्माइल देखने को मिलती है. ठीक है, ये वाले मसल्स भी हमारे एकदम स्टीफ हो जाते हैं. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है. पेशेंट को कुछ इस तरीके की पोजीशन भी शो होती है, इसको बोलते हैं ऑपिस्थोटोनस पोजीशन. ठीक है, पेशेंट का पूरा जो शेप है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई धनुष लाइक पोजीशन बन गया हो. ठीक है, तो ऑपिस्थोटोनस पोजीशन भी ये हमको जरूर देखने को मिल सकता है. ठीक है, ओके. अभी इसके अंदर क्या है देखो कि स्पेशली इन दी जो स्पाजम, इरिटेबिलिटी, हाई पिच्ड क्राइंग करेगा बच्चा, एंड फीवर. रिस्क फैक्टर क्या है? तो अगर अनहाइजीनिक डिलीवरी प्रैक्टिस होती है, लैक ऑफ मैटरनल टिटानस वैक्सीनेशन अगर महिला ने नहीं ली है, एंड इम्प्रॉपर अम्बिलिकल कॉर्ड केयर हुआ है, तो भी ये देखने को मिल सकता है. अभी नेक्स्ट है कि 8-day फीवर इन अ न्यूबॉर्न पर्टिकुलरली विथ सिम्टम्स लाइक मसल स्टिफनेस, और ये सब हमने देखा शायद. यस, ओके. What to do if you suspect neonatal tetanus? अगर आपको पता चलता है कि neonatal tetanus हुआ तो आप क्या करोगे? Seek immediate medical attention. This is a life threatening condition requiring immediate hospitalization. life threatening है, फटाफट से हॉस्पिटलाइजेशन. इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब ICU में बच्चे को भेजो. आपने ये सुना होगा निको पिको, इसके अंदर बच्चे को भेजो. NICU, PICU. NICU मतलब कि न्योनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड PICU का मतलब है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट. डू नॉट डिले, आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, वेट नहीं करना है. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल फॉर द इम्प्रूविंग द बेबीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल. जितना जल्दी आपका डायग्नोसिस इसके लिए और ट्रीटमेंट हो जाता है, उतने ही जल्दी बेबी का जो चांसेस है सर्वाइवल करने के वो बढ़ जाते हैं. ओके, दैट इज़ वन इज टिटानस, जिसमें लॉक जो देखने को मिलता है, डेविल स्माइल देखने को मिलती है. दैट इज़ वन मैंने जो आपको दिखाया था. ये ऑपिस्थोटोनस पोजीशन है, धनुष लाइक पोजीशन, जब बच्चे को सीजर देखने को मिलती है. ठीक है, इस तरीके से इंटैक्ट सेंसोरियम, हेडेक हो रहा है. देखो ये लॉक जो हो गया, इसके लिए कुछ ऐसा बताया है ताला लगा के कि लॉक जो हो गया है. सॉर थ्रॉट, इरिटेबिलिटी, टॉनिक स्पाजम्स, प्रिवेंशन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, स्पाजम्स ऑफ फेशियल मसल्स, तो उसका जो बोलेंगे हम फिक्स्ड स्माइल रहेगा. ठीक है, डेविल स्माइल, एलिवेटेड आईब्रोज रहेगा इस तरीके से. जो स्टिफनेस, फीवर, रेस्टलेसनेस, चिल्स, एंड एग्रीगेटेड रिफ्लेक्सेस उसके रहेंगे. प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी हमको देखने को मिलेगा, जो ये है प्रोफ्यूज स्वेटिंग. अभी है 100 days कफ. 100 days कफ इज दी पर्टूजिस. ठीक है, ये क्या है आपका पर्टूजिस है, 100 days कफ. इसके अंदर क्या हो जाता है, जिसको हम होपिंग कफ भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये होपिंग कफ होता क्या है कि जब जितनी भी बार आप जो है जैसे ही इनहालेशन करते हो, है ना, इंस्पिरेशन करते हो, जैसे आप ऑक्सीजन को अंदर लेने की कोशिश करते हो, श्वास लेने की कोशिश करते हो, एट दैट टाइम आपको जो है वो
कफिंग आना चालू हो जाता है और ये कंटिन्यूअसली रहता है, आता ही रहता है, उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन द बॉडी में मिल नहीं पाता, तो बॉडी साइनोसिस देखने को मिलेगा, फिर ब्लूइश कलरेशन देखने को मिलेगा, चॉकिंग जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब तब देखने को मिलेगा। इसको हुपिंग कब बोलते हैं? जब आप इंस्पिरेशन करते हो तब भी आपको कफ आएगा, और कफ आएगा, खांसी आएगी, तो आप ऑक्सीजन ले नहीं पाओगे, और 100 टाइम ऐसा आता रहता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका बॉर्डेटेला पर्टूसिस, ठीक है। तो याद रखना, पर्टूसिस इज द 100 डेज कफ, इसको हुपिंग कफ भी बोल सकते हैं, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है वो बॉर्डेटेला पर्टूसिस है। पर्टूसिस कफ इज द 100 डेज कफ, रेफर्स टू द सीवियर प्रोलॉन्ग्ड कफिंग, फिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हुपिंग कफ पर्टूसिस, हाईली कॉन्टाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, ठीक है। कॉन्टाजियस इट मीन्स कि ये कैसा है, तो इन्फेक्शन, ठीक है। और दूसरा कम्युनिकेबल है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। बैक्टीरियल है, ऑफन लास्टिंग फॉर सेवरल वीक्स और इवन मंथ्स, हैंस द निकनेम इज द 100 डे कफ ड्यू टू इट्स लेंदी ड्यूरेशन, उसका लेंदी ड्यूरेशन है, तो इसी के लिए उसका नाम 100 डेज कफ दिया। इट्स पर्टिकुलरली डेंजरियस फॉर यंग इन्फेंट्स हु मे एक्सपीरियंस ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, डिस्पनिया, ठीक है। और ड्यूरिंग द कफिंग फिट्स, ओके, ये भी देखने को मिलता है। की पॉइंट्स अबाउट द पर्टूसिस कफ, डिस्टिंक्टिव हुपिंग साउंड, द हॉलमार्क सिम्टम इज द फोर्सफुल कफ फॉलोड बाय अ हाई पिच्ड हुप साउंड, एज ये जब खांसी करेगा तो उसको हुप जैसा साउंड जो है वो देखने को मिलेगा। एज अ पर्सन ग्रास्प फॉर एयर आफ्टर अ कफिंग फिट, अर्ली कोल्ड लाइक सिम्टम्स, द इनिशियल स्टेज ऑफन रिसेंबल्स अ कॉमन कोल्ड with a runny nose, it's called the rhinorrhea, mild cough, a low grade fever, making early diagnosis difficult, इसमें early diagnosis करना थोड़ा difficult रहता है। paroxysmal stage after a week or 2, the cough progresses, जैसे जैसे समय जाता है cough अभी और progresses होता जाता है to violent, rapid coughing fits that can cause vomiting, rapid coughing की वजह से vomiting भी हो सकता है, and may be accompanied by facial flushing. Most dangerous for infants, babies and young children are at highest risk due to their underdeveloped immune systems. इसके अंदर बेबी में और सब में हुआ तो बहुत ही मुसीबत होगी, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम्स भी अंडर डेवलप्ड होती हैं, एंड पोटेंशियल फॉर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, और उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी देखने को मिलेगी ड्यूरिंग कफिंग फिट्स। कॉन्टाजियस पीरियड्स, इन्फेक्शियस पीरियड या कम्युनिकेबल पीरियड्स जो एक पेशेंट से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, वो तो people are most contagious in the early stages of the illness, early stages of illness में ये mostly contagious communicable रहता है। even before the characteristic whooping cough develop, इसके पहले कि whooping cough का कोई भी जो है वो situation देखने को मिले उसके पहले ही। why it is called 100 days cough, क्योंकि ये long duration तब देखने को मिलता है, इसकी वजह से उसको 100 days cough बोला गया। long duration, the cough can last for weeks और इवन मंथ्स, कई महीनों या कई सप्ताह तक देखने को मिलता है विद द 100 डेज, रेफरिंग टू द प्रोलॉन्ग्ड नेचर ऑफ द इलनेस, और इसी के लिए इसको 100 डेज बोला गया क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो देखने को मिलता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वैक्सीनेशन इज की, गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पर्टूसिस, ठीक है, और जिसमें हम ट्राइवेलेंट वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं। डीपीटी, अभी तो डीटी भी देते हैं ना, है ना, कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटानस, ट्राइवेलेंट वैक्सीन नहीं, एक ही वैक्सीन देने से आप 3 डिजीज़ के सामने जो है वो बेनिफिट्स ले पाते हो। दूसरा है कि सिक मेडिकल, ओके, क्रूशियल, स्पेशली गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पर्टूसिस इज क्रूशियल स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमन टू प्रोटेक्ट देयर न्यूबॉर्न्स। अगर आपके पास एक ही डोज पड़ा है और आपके पास एक बच्चा भी है और प्रेग्नेंट लेडी भी है, तो आप किसको पहली प्रायोरिटी देंगे? प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है, जिसकी मदद से उसके आने वाले बच्चे को ये ना हो जाए। इसलिए सीक मेडिकल अटेंशन इफ़ यू सस्पेक्ट हुपिंग कफ, अगर आपको हुपिंग कफ होता है, पर्टूसिस होता है, स्पेशली इन अ यंग चाइल्ड, कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। आइसोलेशन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, स्प्रेड ना हो इसके लिए आपको गुड हाइजीन। आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, सबसे अलग रखना पड़ेगा। इफ़ यू हैव सिम्टम्स, अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो।
ठीक है। पर्टूसिस होपिंग कफ, जिसके लिए बोर्डेटेला पर्टूसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इसके अंदर 3 स्टेजेस देखने को मिलता है, कैटरल स्टेज, कैटरल फेज या पैरोक्सिस्मल फेज एंड कॉन्वेलेसेंट फेज। कॉन्वेलेसेंट फेज अपने आप में ही खुद को रिकवरी फेज कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला कैटरल फेज जो लास्ट 1 to 2 वीक्स का होता है, जिसमें माइल्ड फीवर, कफ एंड राइनोरिया, रनी नोज देखने को मिलेगा। कंजक्टाइवल इंजेक्शन नहीं इन्फेक्शन होगा, एक्सेसिव लैक्रिमेशन होगा। पैरोक्सिस्मल फेज लास्ट 2 to 6 वीक्स, बिगिंस ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ इलनेस होने के सेकेंड वीक में। पैरोक्सिस्मल कफ, होपिंग कफ इसी में देखने को मिलेगा, इसलिए पूछ सकते हैं आपको कि होपिंग कफ जो है इसके कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा। तो पैरोक्सिस्मल फेज में, सेकेंड फेज में आपको होपिंग कफ देखने को मिलेगा। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडोर देखने को मिलेगा, जब आप इंस्पिरेशन करते हो तब ये क्रिएट होता है, इसलिए। कॉन्वेलेसेंट फेज जो खुद का ही नाम रिकवरी दिखाता है, लास्ट 1 to 2 वीक्स, लास्ट 1 to 2 वीक, लास्ट 1 to 2 वीक, लास्ट 2 to 6 वीक्स। ग्रेजुअल रिडक्शन इन सिम्टम्स, क्योंकि रिकवरी है तो इसके अंदर सिम्टम्स भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ट्रीटमेंट होती है एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि ये बोर्डेटेला पर्टूसिस खुद एक बैक्टीरिया है। ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल भी यूज होती है। अभी है कॉच फिनोमेनन, जो रॉबर्ट कोच ने दिया था, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया था, टीबी के लिए, जो बैरोमीटर ऑफ द कम्युनिटी भी है। टीबी कम्युनिटी में ढूंढने के कि कितने टीबी के केस हैं, इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपकी कम्युनिटी कितनी हेल्दी है ना। तो कॉज फिनोमेनन रॉबर्ट कोच ने दिए थे, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिए इन द कोच फिनोमेनन इन रिएक्शन टू बीसीजी वैक्सीनेशन। ठीक है, इसका एक देखेंगे हम, क्योंकि बीसीजी इज यूज वैक्सीनेशन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो यूज होती है ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो निडल मार्क्स ऑफ बीसीजी इनॉक्यूलेशन आर यूजुअली नॉट विजिबल। बीसीजी हम देते हैं तो ये बॉडी पे स्कार छोड़ जाता है, तो बोला है कि निडल मार्क्स जो है बीसीजी का इनॉक्यूलेशन यूजुअली नॉट विजिबल, इसमें नहीं देखेगा अंटिल अबाउट 10 डेज के बाद भी अगर आपने वैक्सीन दी है आफ्टर इनॉक्यूलेशन। हावेवर इन वेरी रेयर केसेस सच अ चेंज में अकर एट द इनॉक्यूलेशन साइट, कभी कभी इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड द कोच फिनोमेनन, और यही चेंजेस को कोच फिनोमेनन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोच फिनोमेनन, ड्रास्टिक चेंज ऑफ वैक्सीनेशन साइट विद इन 3 days आफ्टर इंजेक्शन देने के बाद ही 3 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन, पस एक्सेट्रा देखो। एंड देन सडन रिकवरी, उसके बाद कॉन्वेलेसेंट पीरियड, सडन रिकवरी आएगी। ये जो आपको दिख रहा है क्या है, 2 days आफ्टर इंजेक्शन, आपने बीसीजी का इंजेक्शन दिया, उसके 2 days बाद एक्सट्रीम चेंज डेवलप्स बाय द 3rd day आफ्टर द वैक्सीनेशन, तो ये है। और दूसरा ये जो है 5 days आफ्टर द वैक्सीनेशन द चेंज सिम्स टू सबसाइड, इसमें देखने को मिलता है वो सबसाइड होता जा रहा है, सिर्फ स्कार छोड़ेगा बस। अभी है हैंसन डिजीज जो लेप्रेसी है, और इसकी बात हमने आगे भी की थी कि एक पापा है माइकोबैक्टीरियम, उसके 2 बेटे हैं, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई की वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस, और एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की वजह से लेप्रेसी। ठीक है, उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो डेप्सन है। लेप्रेसी को हैंसन डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि उसने जो हैंसन था उसने इसको ढूंढा था। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेप्सॉन, और डेप्सॉन की साइड इफेक्ट होती है हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हैंसन डिजीज इज लेप्रेसी, लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, ड्रग ऑफ चॉइस डेप्सॉन एंड साइड इफेक्ट्स हेमोलाइटिक एनीमिया। Hansen disease, also known as leprosy, is a chronic bacterial infection. Mycobacterium tuberculei bacteria, Mycobacterium lepra bacteria, yes, तो ये bacterial infection है that affects the skin, nerves, eyes and nose को affect करता है. It's a curable with antibiotics and other medication. इसका symptoms जो है वो skin lesions that are red, pale or have a different pigmentation than the surrounding skin, bumps and thickening of the skin, स्पेशली ऑन दी फेस, ईयर्स एंड एक्सट्रीमिटीज पे बम्पिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, थोड़ा उभरा हुआ स्ट्रक्चर। लॉस ऑफ फीलिंग और वीकनेस इन दी फिंगर्स और टोज, यहाँ से जो है वो फीलिंग्स नर्व्स का सब चला जाएगा। ठीक है, सेंसेशन नहीं फील होगा।
painful nerve or weak muscles of the lower arm or leg, nasal stuffiness, discharge and bleeding, swelling and thickening of the limbs, especially ankles and lungs में, sores on the soles of your feet that don't heal, आपके फुट में यहाँ पे भी, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस में भी हम बोलते थे वैसे ही यस हम डायबिटीज़ में भी बोलते थे और हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि पेशेंट को कंपलसरी हाई सॉल वाले जूते पहनने हैं, क्योंकि अगर उसको भूल से फिट के अंदर कुछ लग गया, सॉल में अगर कुछ लग गया और सॉर बना तो उसको हम हीलिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द नोज, हैंड्स एंड फिट भी देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन इनहेल्ड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ ऑफ एन अनट्रीटेड केस ऑफ लेप्रेसी, जो लेप्रेसी का केस है उसको ट्रीट नहीं किया, उसके नोज एंड माउथ के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के से कारण इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, उसकी वजह से हो सकता है। नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स और हगिंग की वजह से नहीं होता है। ट्रीटमेंट है इसमें मल्टी ड्रग थेरापी, जैसे टीबी में होती है। टीबी की भी कई सारी ड्रग इसके अंदर यूज़ होती है, क्योंकि पापा तो माइकोबैक्टीरियम ही है। हैज़ बीन अवेलेबल थ्रू WHO फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड सिंस 1995। वंस अ पर्सन विथ लेप्रेसी बिगिंस अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे क्विकली बिकम नॉन इन्फेक्शियस। आप अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट लोगे तो ही ये नॉन इन्फेक्शियस रहेगा, वरना सब में फैलेगा। स्टिग्मा क्या है? पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रेसी, जो भी पीपल अफेक्टेड है जिनको लेप्रेसी हुआ है, ऑफन फेस सोशल आइसोलेशन, जिनको सोशली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सोशली आइसोलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अलग रखते हैं कि तू अलग खड़ा रहे क्योंकि तुझे इन्फेक्शन हुआ है, हमको हो जाएगा। विजिबल डिफॉर्मिटीज आर वन ऑफ द लीडिंग कोज ऑफ द स्टिग्मा affecting health seeking behavior and social inclusion. What is the ancient disease leprosy and how to use the mycobacterium lepra rapid test kit? तो ये देखो आपको सिम्टम्स किस तरीके का देखने को मिल रहा है। और सिम्टम्स है स्किन लेसियंस, नमनेस हो जाना, कोई फीलिंग नहीं आएगी, अल्सर्स ऑन द सोल्स ऑफ द फिट, थिक हार्ड ड्राई स्किन, ट्रैक्शन एंड नोड्यूल्स भी देखने को मिलेगा, बम्पिंग लाइक स्ट्रक्चर। साइन एंड सिम्टम स्टफी नोज एंड नोज ब्लीड, इसी नोज ब्लीड को हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, क्योंकि मान लो कि हमारा नोज है तो यहाँ पे आगे कैचलब्लैक्स प्लेक्सिस और यहाँ पे वुड्रॉप्स प्लेक्सिस देखने को मिलता है जो हाईली वास्क्यूलर है, और इसी की वजह से नोज ब्लीडिंग हो जाता है जब कोई भी ट्रिगर या इरिटेंट आता है। आई प्रॉब्लम दैट में लीड टू ब्लाइंडनेस, एनलार्ज्ड नर्व्स, सीवियर पेन, अल्सर्स ऑन द सोल्स ऑफ फीट, skin lesions that may be faded, discolored, growth on the skin, thick, stiff or dry skin, numbness on affected areas of the skin, macule weakness or paralysis especially in the hands and feet. ठीक है, disease grow very slowly, it may take 2 to 10 years before signs and symptoms appear. Okay, next one is the rubeola also known as, ये सारा हम बाद में देखेंगे, अभी हम यहीं तक रह के रखेंगे, ठीक है इसको। तो जितना भी हमने देखा है अच्छी तरीके से देखिए, समझिए क्या कहना चाहता है, क्यों चाहता है, किस तरीके से है, और इसको मैं एक बार ज़रूर समझाना चाहूँगी कि ये जो आगे का प्लेक्सिस है वो कैसल बैक्स प्लेक्सिस है, और ये जो है वो वुड्रॉप्स प्लेक्सिस है, ठीक है। दोनों हाईली वास्कुलर होते हैं और दोनों की वजह से जो है वो ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। अगर आप स्क्रैचिंग भी ज़्यादा करते हो तो भी रहता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, और मेडिकल टर्म में इसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। समझो, सोचो और इसको दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से डालो कि इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो मैं कितना आपको अच्छे से मतलब कि बताती हूँ, ये है तो ये होगा, ये है तो ऐसे ये होगा, ठीक है। तो इसके वजह से तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ना है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आपको हेल्प आएगा, आपको जब सच में जॉब लगेगी, आप ही सैल्यूट करोगे कि अच्छा है मेरे इस दिमाग का कि मैंने पढ़ा और मुझे याद रहा और मैं आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। आप कहीं पे भी मजदूरी मत कीजिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम आगे मिलेंगे और बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए।